हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 इन्वायरमेंट की जो है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 15 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए आइए शुरुआत करेंगे। देखिए इसके अंदर टॉपिक जो हेडिंग है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और जो पहला टॉपिक है वो कहता है ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को EIA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आगे कई सारी बार मैं EIA वर्ड का यूज़ करूं तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा कि इसका मतलब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है, तो अब ये जो ड्राफ्ट है EIA का 2020 का क्या है समझते हैं कि सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए न्यूज़ में रहने की तो साफ वजह यही है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने एक ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है 2020 के लिए। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है 2020 वाला, उस वो पुराना वाला जो EIA नोटिफिकेशन था 2006 वाला, उसे रिप्लेस कर देगा, है ना, जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया था। अब देखो यहाँ पे EPA और EIA दोनों का शॉर्ट फॉर्म, दोनों के फुल फॉर्म समझ लो आप। एक EPA है, EPA का मतलब है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो जहाँ पे मैं EPA का यूज़ करूँ तो आप इससे रिलेट कर लेना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। ये कब का है? 1986 का है। और आगे जहाँ पे मैं EIA का यूज़ करूँ तो आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेट कर लेना। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आगे इसको यूज़ कर लेंगे। चलिए न्यूज़ समझ गए क्या है क्या नहीं है। चला जाए बैकग्राउंड की तरफ। तो बैकग्राउंड का मामला ये है कि देखो भाई हुआ क्या कि इंडिया एक अम्ब्रेला एक्ट लेकर आया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये एक्ट लेकर आया इंडिया 1986 में। मतलब ये EPA आया था, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। कब आया था? जब हमने यहाँ पे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को साइन कर लिया था 1972 में, और उसके बाद खैर भोपाल गैस लीक डिजास्टर भी हुआ था 1984 में। तो उसके बाद हम ये EPA लेकर आ गए थे। अब इस EPA के अंदर क्या था कि कंट्री ने अपना पहला EIA नॉर्म्स 1994 में निकाला, है ना, और ये कहा कि भाई क्या आखिरकार किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, इसे सेट करा कि किस तरीके से आप रेगुलेट करोगे एक्टिविटीज़ जो एक्सेस, यूटिलाइज या अफेक्ट मतलब पोल्यूट करती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। समझे? तो इन सब सारी एक्टिविटीज़ को आप कैसे देखोगे। और हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो EIA के प्रोसेस से होकर जाएगा ही जाएगा। मतलब ये चीज़ तो थी कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप लेकर आओगे उसे EIA के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये बात EPA में आपके सेक्शन 3 के अंदर लिखी हुई थी। समझे कि अगर आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए तो आपको सबसे पहले EIA के प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, और तभी आप अपना प्रोजेक्ट जो भी है उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। खैर, जो 1994 में EIA का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसने जो पुराना वाला ये वाज रिप्लेस्ड विद अ मॉडिफाइड ड्राफ्ट इन 2006। तो ये जो 1994 वाला EIA का नोटिफिकेशन था, इसको रिप्लेस कर दिया गया। कैसे? जब यहाँ पे नया ड्राफ्ट आया 2006 में। ठीक है, तो 2006 में ये 1994 वाला जो था इसे रिप्लेस कर दिया गया। तो सरकार ने यहाँ पे फिर से ड्राफ्ट करा इसे, आप जानते हैं 2020 में, इसीलिए तो न्यूज़ में है। फिर से 2006 के बाद फिर से 2020 में इसको सरकार ने ड्राफ्ट करा, ताकि इसके अंदर जो भी चेंजेस, जो भी ज़रूरी ऑर्डर्स वगैरह कोल्ड के 2006 के अंदर इशू हुए थे, वो सब को सब इसके अंदर इंक्लूड करा जा सके, ताकि ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा प्रोसेस है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और ज़्यादा बढ़िया हो। ठीक है, तो ये कुछ वजह है जो बैकग्राउंड में चला। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा EIA के प्रोसेस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, और फिर EIA क्या है उसे समझ लेते हैं। देखो प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर आपको EIA की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है ना भी पड़े। समझे?
उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्कोपिंग होगी, फिर इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, मिटिगेशन और इम्पैक्ट मैनेजमेंट होगा, ईआईए की रिपोर्ट आएगी, रिव्यू होगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगी। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है, ये हो सकता है अप्रूव ना भी हो, ये भी हो सकता है अप्रूव हो जाए। अगर अप्रूव हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप हो जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस की, वो इफेक्टिव फ्यूचर इसका हो ईआईए का, इसके लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो अप्रूव नहीं हुआ तो फिर से रीडिज़ाइन करेंगे, रीसबमिट करेंगे। तो ये हो गया इस केस में जहाँ पे ईआईए की ज़रूरत पड़ती है। अब जहाँ पे एक ऐसा भी प्रोसेस होता है जहाँ पे ईआईए की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो ये तो बात अलग ही हो गई। अब देखो जब यहाँ पे बात आती है, अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें एकदम हौच पौच सा है। देखो भाई, जहाँ पे जैसे कि अब ये तीनों एक से मिले हुए हैं कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, यहाँ देखो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रिव्यू के अंदर आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक इन्वॉल्वमेंट टिपिकली इन सारे पॉइंट में होता है। ये हो सकता है कि किसी भी स्टेज पे ईआई के प्रोसेस में हो ले पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इधर भी, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इधर भी, कभी कभी रिव्यू के अंदर भी, कभी कभी स्कोपिंग के अंदर भी, स्टार्टिंग में भी बाद में भी। तो इतना कोई मतलब नहीं है, इतना समझ लीजिएगा, इस तरह से होता है। अब स्क्रीनिंग में यहाँ आ जाए तो इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो अप आ जाता है। खैर, ये तो कुछ ईआईए का प्रोसेस है, आपसे इतना कोई नहीं पूछ रहा। आगे समझ लीजिए ईआईए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ईआईए फुल फॉर्म बताया मैंने, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, या ईआईए ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये मतलब हम क्या, ये स्टडी करता है, प्रोसेस और स्टडी है विच प्रिडिक्ट्स, ये क्या है, ये ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्टडी है जो प्रिडिक्ट करेगा कि आखिरकार जो भी इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, क्या आखिरी में उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे प्रकृति पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ये पूरा जानता समझता है, स्टडी करता है, इस बात को पहले से ही प्रिडिक्ट करता है कि इस प्रोजेक्ट का क्या आखिरकार इफेक्ट पड़ सकता है हमारे इन्वायरमेंट पे। दूसरा क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। अब प्रिवेंट क्या करता है, जो भी एक्टिविटी, प्रपोज प्रोजेक्ट जो भी लाने की बात कर रही है, उसे यहाँ पे ये प्रिवेंट करता है कि बिना जाने समझे, बिना इनको ध्यान में रखे कि आगे फ्यूचर में क्या जो है दिक्कत देंगे इन्वायरमेंट को या नहीं देंगे, इसको बिना जाने समझे अप्रूव नहीं होना है। समझे, क्योंकि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और तीसरा, ये कंपेयर करता है। क्या करता है, कंपेयर करता है कई सारे, क्या कौन उस प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, है ना, कि भैया जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बैठे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट्स को लेके, उसको उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट बाद में किया जाए। उसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट जिसको इन्वायरमेंट से क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्क्रीनिंग से होके गुजरना होता है, और स्कोपिंग का प्रोसेस जो होता है, मैंने आपको पहले बताया, उस पूरे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। एंड उसके बाद फिर देयर आफ्टर एक ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट भेजी जाती है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। उसके साथ ये जो एग्जिस्टिंग अभी 2006 वाला जो लॉ मैं बता रही हूँ ना, ये जो चल रहा था, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर रखा गया था, ऐसे प्रोजेक्ट जिनको यहाँ पे कैटेगरी ए और बी के अंदर रखा गया था, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट जो कि कैटेगरी ए के अंदर आ रहे थे, उन्हें ईआईए के प्रोसेस से होके गुजरना था। वही जगह जो कैटेगरी बी वाले थे, इनको क्लासिफाई करा गया था बी1 और बी2 में। फिर समझो, यहाँ पे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी हो गए। अब जो कैटेगरी ए वाले थे, इन सबको ईआईए के प्रोसेस से होके गुजरना था। लेकिन जो बी वाला था, कैटेगरी बी वाला था, इनको भी यहाँ पे बी1 और बी2, इन कैटेगरीज से यहाँ पे जो है फर्दर क्लासिफाई करा गया था, उनके बेसिस पे क्या उनका स्कोप है, क्या उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। समझे ना, और मतलब समझो, अब इसमें से जो है सिर्फ प्रोजेक्ट जो कि बी2 के अंदर आ रहे थे, वही सिर्फ एग्जेम्प्टेड थे। ठीक है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे इस चार्ट के माध्यम से। अगर इन केस आपको चार्ट नहीं समझ आ रहा है, छोटा लग रहा है, या कोई देखने में दिक्कत है, तो आपको मैंने मैगजीन फॉरवर्ड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको विजन आईएएस के ऑफिशियल साइट से भी निकाल सकते हो, आराम से धीरे धीरे पढ़ लो, कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पहली बात आती है पर्टिकुलर पीरियड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कितना समय दिया जाता है, 1994 के ईआईए में 30 डेज था, 2006 वाले में 45 डेज दिया गया, और 2020 वाले में 40 डेज दिया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बढ़ ही रहा है, यहाँ पे 5 दिन कम हो गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए कितना समय है यहाँ पे, 1994 में क्या था कि प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ पूरा प्रॉपर करती इस प्रोजेक्ट को, है ना, कि क्या ये इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के साथ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और ये हर 6 महीने में इसको देखती।
ये जो 2006 वाला था उसके अंदर अथॉरिटीज मॉनिटर करती प्रोजेक्ट को कि ये इन्वायरमेंटल नॉर्म के साथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये भी हर एक 6 महीने में देखती। और यहाँ पे वंस इन अ ईयर हो गया है, ठीक है, सब मॉनिटरिंग जो है वो वंस इन अ ईयर पहुंच गई 2020 वाले में। फिर आपके इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की अगर बात करें तो 1994 वाले में ये था कि भाई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है इंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, और यहाँ पे कोई भी डिविएशन नहीं था कैटेगरी में, है ना, प्रपोज जो कि आपका शेड्यूल 1 के अंदर प्रेजेंट थी, तो उसके अंदर कोई डिविएशन नहीं था। अब ये जगह 2006 वाले की बात करें तो पावर जो थी वो डिसेंट्रलाइज थी, है ना, एक नया नोटिफिकेशन के अंदर अब ये हो गया था कि क्लियरेंस यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर हो गया था कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देंगे। और जो प्रोजेक्ट शेड्यूल 1 के अंदर आते थे इनको भी यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया था ना 2006 में। एक मैंने जैसे अभी आपको बताया कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स होते थे, ये नेशनल लेवल का अप्रेजल मांगते थे, वही जगह एक कैटेगरी बी प्रोजेक्ट होते थे जहाँ पे स्टेट लेवल का अप्रेजल लगता था। और नेशनल और स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थी। लेकिन अभी 2020 वाले में इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, है ना, जैसे पहले था, जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ पे भी है प्रोजेक्ट को, लेकिन डिवाइड कर दिया गया है अब 3 कैटेगरीज में। मतलब पहले यहाँ पे 2 थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब यहाँ पे कैटेगरी ए और उसके बाद कैटेगरी बी को भी 2 में डिवाइड करा है, B1 और B2 के तौर पे। समझ रहे हो, ये बेस्ड है सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और स्पेशल एक्सटेंट क्या है इन सारे इम्पैक्ट की, ये सब देख दाख के इसको करा गया है। फिर बात आती है ये वाली चौथे नंबर की कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस कैसा है कैसा नहीं। तो इसमें देखो 1994 में देखें तो स्क्रीनिंग, पब्लिक हियरिंग, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को पाना था स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इवैल्यूएशन एप्लीकेशन का, और फिर रिकमेंडेशन। तो ये प्रोसेस जो है वो 90 दिनों के अंदर कंप्लीट करना था। अब 2006 में क्या था कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल और कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स, तो इनको तो पक्का था कि इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पाने पाने के लिए आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं था इसके लिए, ठीक है। और कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट जो थे वो स्क्रीनिंग से होकर गुजरते थे ताकि देखें कि भाई कैटेगरी ए B1 से हैं कि कैटेगरी B2 से हैं ये। और कैटेगरी B2 वाले मैंने आपको बताया ये एग्जाम्प्ट थे EIA के अंदर। अब यहाँ पे देखो 2020 की जो ड्राफ्ट आया है इसमें कहता है कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए स्कोपिंग, प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट इम्पैक्ट असेसमेंट, ड्राफ्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, पब्लिक कंसल्टेशन, प्रिपेयर्डनेस ऑफ फाइनल EIA रिपोर्ट और अप्रेजल, ये सारा कुछ चाहिए। और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए जिनमें अप्रेजल दिया जाएगा बिफोर द अप्रेजल कमेटी, उसमें कौन कौन से होंगे, इसमें एक आएगा प्रिपरेशन और अप्रेजल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का, उसके साथ वेरिफिकेशन, उसके जो है कॉम्पिटिटिवनेस क्या है अथॉरिटी जो भी अपॉइंट करी गई उसके थ्रू, उसके साथ यहाँ पे ग्रांट या रिजेक्टेड जो क्लियरेंस है वो, और उसके बाद जो कैटेगरी बी है उसके अंदर जो है विच डू नॉट रिक्वायर द अप्रेजल वुड हैव टू फॉलो द लास्ट 2 स्टेप। ऐसी कैटेगरी, सॉरी बी कह रही हूँ, कैटेगरी B2 जिनके अंदर यहाँ पे अप्रेजल की ज़रूरत नहीं है उनको सिर्फ लास्ट के 2, मतलब ये और ये, मतलब वेरिफिकेशन उसको जो है अपने पूरी तरीके से करना होगा, अथॉरिटी जो भी अपॉइंट करी जाएगी उनके थ्रू, और यहाँ पे ग्रांट या रिजेक्शन क्लियरेंस ये करना होगा, समझे। और आखिरी और पांचवा कहता है प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो पहले वाला है उसके लिए क्या प्रोविजन दी गई है, क्या अपील के हैं। देखो भाई 1994 में अप्लीकेबल नहीं था ये सब कुछ, ऐसा कोई भी कुछ नहीं दिया गया था, 2006 में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2020 वाले में एक अपील आप कर सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के जो है आपके को लेके, ठीक है। तो ये कुछ हमने बात करी तीनों ही में क्या डिफरेंसेस हैं। अब आखिरी में इससे रिलेटेड न्यूज़ कुछ जान लेते हैं बच्चों। तो रिलेटेड न्यूज़ में बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने इशू करी है फ्रेश गाइडलाइंस ताकि इन्वायरमेंटल अप्रेजल जो प्रोजेक्ट्स का है वो बहुत तेज़ी में हो सके, इसे स्पीड अप करा जा सके, ठीक है। तो नई गाइडलाइंस का एम ये है कि हम जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल देते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को उसे हम जल्दी जल्दी दे दें। अप्रेजल किया जाएगा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा, जिसमें यहाँ पे सरकार के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे और बाहर के भी होंगे, इनको जो ट्रेंड होंगे ना आपकी इकोलॉजी के मैटर में, वाइल्ड लाइफ के मैटर में, हैबिटेट प्रिजर्वेशन के मैटर में, इनको सब पता होगा, वही लोग इसके अंदर होंगे।
इनके एडवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के डिसीजन को कि भैया रेड फ्लैग इधर क्लियर और रेड फ्लैग का प्रोजेक्ट, ठीक है, रोक लगानी है या क्लियर दे देना है, तो इन्हीं की सोच मैटर करेगी। यहाँ पे एक सेपरेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी बनेगी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, कोल माइनिंग के लिए, नॉन कोल माइनिंग के लिए, रिवर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, ये बात याद रखिएगा। उसके साथ हाइलाइट्स क्या हैं नए गाइडलाइंस की। पहला तो कहता है भाई जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है इसकी मीटिंग्स एटलीस्ट एक बार होंगी ही 15 दिनों में, 15 दिन में एक बार मीटिंग होनी चाहिए इसकी, और सारे प्रपोजल्स को जो अप्रूवल के लिए डाला जाएगा 10 डेज बिफोर मीटिंग और टू बी कंसिडर्ड, ये बात रखिए, 10 दिन पहले ही जो है मीटिंग होने के सारे अप्रूवल्स को यहाँ पे जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, यहीं पे तो जा रहे थे ना वो लोग, तो भाई ये न्यूज़ में क्यों पहले समझते हैं। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली इसने अपने 10 सालों को कंप्लीट कर लिया और इसलिए आ गया ये न्यूज़ में। तो अब बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये क्या होता है। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। उद्देश्य यही है कि फटाफट से केसेस को ख़त्म करा जाए जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या अदर नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड होते हैं, इन सब को यहाँ पे फटाफट से कंप्लीट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। उसके साथ ट्रिब्यूनल कोई बाउंड नहीं है किसी भी ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से, इन दोनों से ही ये जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं है, बट ये गाइड करा जा रहा है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली जो है ये प्रिंसिपल प्लेस है, मेन प्लेस है इस सिटिंग की, और भोपाल, उसके साथ पुणे, कोलकाता और चेन्नई भी जो है यहाँ पे भी सिटिंग्स वगैरह, मतलब ये एक कुछ और है, मतलब मेन प्लेस जो है वो दिल्ली है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन इसके अंदर होंगे, थोड़ा समझिए। देखिए टर्म जो कि मेंबर्स का है 5 साल रहेगा, और मेंबर्स फिर रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे, ये भी समझ लीजिएगा, है ना। ये थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दिया जाए तो मज़ा आ जाए, है ना, समझ में आएंगी चीज़ें थोड़ी। तो यहाँ पे हम ओके, दिस कलर इज़ फाइन, नहीं ये तो और ही बेकार है, ओके ये चलेगा। अब देखिए इसके अंदर चेयरपर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। उसके साथ कोई जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे, जैसे कि जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गए, जज हो गए हाई कोर्ट के। उसके साथ एक्सपर्ट मेंबर भी हैं, जैसे कि प्रिस्क्राइब टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब डिपेंड करता है कौन एक्सपर्ट है, कौन से प्रिस्क्राइब करें कि भाई कितनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो बंदा बन जाएगा एक्सपर्ट। तो ऐसे इसके अंदर होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो चेयरपर्सन है इनको अपॉइंट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है और कंसल्ट करेगी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। और बाकी जो जुडिशियल मेंबर और जो एक्सपर्ट मेंबर है इनको अपॉइंट करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। इसको ये जो है वो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में है आपको। पेन का कलर वही रखते हैं, उससे अच्छा तो यही था। अब बात आती है कि पावर्स क्या है इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो देखिए पावर में सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है कि भैया अपना खुद का प्रोसीजर खुद ये रेगुलेट कर सकती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रोसीजर अपना खुद का रेगुलेट कर सकती हैं। दूसरा, इनके जो ऑर्डर्स होंगे, इनके डिसीजन होंगे, इनके जो अवार्ड होंगे, ये एग्जीक्यूट करे जाएंगे एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोड, ठीक है, सिविल कोड की जैसे डिक्री होती है पर उस तरीके से इनको भी एग्जीक्यूट करा जाएगा, इनके ऑर्डर्स वगैरह को। अब इनके किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिसीजन, किसी भी अवार्ड के अगेंस्ट अगर आप करना है ना, मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अगर आप किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिसीजन, किसी भी अवार्ड के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो ये आपको फाइल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, यूजुअली 90 दिनों के भीतर, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि मैंडेटेड टू डिस्पोज एप्लीकेशंस अपील्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग। जैसे ही अपील्स वगैरह आती हैं सामने तो ये बात कंपलसरी है कि 6 महीने के भीतर इनको सबको रफा दफा किया जाए, इनको सॉल्व किया जाए। साथ में एनजीटी बाय एन ऑर्डर ये क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, रिलीफ और कंपनसेशन दे सकता है विक्टिम्स को जो कि एयर पोल्यूशंस के हैं या कोई भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल डैमेज के हैं। उसके साथ
रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, भाई भाई जहाँ पे जो है जो भी प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है उसे वापस से रिस्टोर करना, और रेस्टिट्यूशन ऑफ सराउंडिंग्स फॉर सच विसिनिटी ऑफ एरिया, से यहाँ पे भी दिक्कत है तो वापस जो आसपास एरिया खराब हुआ है उसको भी यहाँ रिस्टोर करना। पेनाल्टी क्या है, अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो 3 सालों तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है आप पे 10 करोड़ रुपए तक का इंडिविजुअल्स के लिए। तो आप समझ लो 25 करोड़ तो कंपनी के लिए है, 10 करोड़ तक इंडिविजुअल्स के लिए, तो भैया समझ रहे हो बहुत पैसा होता है ये। खैर, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनजीटी, तो यहाँ पे बात आती है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, यहाँ पे ये इसके अंडर आएगा। उसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन असेस एक्ट 1977 को लेके चलता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को लेके चल रहा है ये। उसके साथ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, और आखिरी में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन सब को जो है ध्यान में रख के ये आगे चलता है। तो ये हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी 2050 रिपोर्ट। क्या है समझिए, पहले पहले न्यूज़ क्या है पहले ये समझिए। न्यूज़ ये है कि हाई लेवल पैनल फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी ने इस रिपोर्ट को कमीशन किया है। किस लिए? एग्जामिन करने के लिए कि भाई आखिरकार पूरे वर्ल्ड को क्या नेट प्रॉफिट होगा, क्या नेट बेनिफिट होगा अगर हम यहाँ पे सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इंटरवेंशन को लगाते हैं अगले 30 सालों के लिए, मतलब 2020 से 2050 तक के लिए। तो अब आपके माइंड में आया होगा कि मैम ये हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी क्या है। देखिए, इसको ओशन पैनल भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक इनिशिएटिव है, करीब 14 सर्विंग वर्ल्ड के लीडर्स का, ताकि ऐसा कुछ बनाएं जिससे आगे ओशन की इकोनॉमी भी सस्टेनेबल रहे, अच्छा प्रोटेक्शन भी मिले और अच्छा सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी हो और इक्विटेबल प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल साथ में साथ चले। मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, हमारा काम भी होता जाए, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ते जाए और ओशन भी बढ़िया तरीके से सस्टेनेबल तरीके से आज भी यूज़ हो और फ्यूचर जनरेशन में भी यूज़ होता रहे। अब आप कहेंगे मैम क्या इस पैनल की इंडिया मेंबर है? तो खबरों में तो सुना नहीं है, तो इसलिए इंडिया मेंबर नहीं है। इसको सपोर्ट करा जाता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल इन्वॉल्व फॉर द ओशन के द्वारा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, और ये काम कर रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में, प्लस बिजनेस के साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, और साइंस कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के साथ में, सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। इसका एम ये है ऑर्गेनिक एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन देना, एक अच्छा सोल्यूशन देना पॉलिसी, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सबके सेंस में, ताकि अल्टीमेटली क्या करें, एक ऐसा एक्शन एजेंडा रहे, क्यों भाई, एक ऐसे कदम का एजेंडा रहे, ऐसा एक्शन एजेंडा रहे जिससे डेवलपमेंट हो इस ओशन की इकोनॉमी का, मतलब सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी रहे। इसके लिए क्या कदम उठाए जाए, इसके लिए सारा कुछ ये इसके अंदर देता है। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो इतनी बात आप समझ गए हाई लेवल पैनल के बारे में। अब बात आती है कि ये जो रिपोर्ट निकली इसके क्या हाइलाइट्स हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, रिपोर्ट यहाँ पे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो दे रही थी जो 30 सालों के लिए 2020 से 2050 तक के लिए, ये बताती है बाय फोकसिंग ऑन 4 ओशन बेस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये क्या बेनिफिट होगा और क्या कॉस्ट है, बेनिफिट कॉस्ट का रेशियो होता है ना, ये कितना फायदा होगा और कितना पैसा है, कितनी मेहनत लग रही है, तो ये पूरा बताएगी। ये पूरा बताती है कैसे। यहाँ पे 4 तरह के ओशन बेस्ड पॉलिसी इंटरवेंशन के बेसिस पे फोकस करके अब समझते हैं। पहला क्या है? पहला है कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग मैंग्रोव हैबिटेट्स। ठीक है, कंजर्व करना, रिस्टोर करना मैंग्रोव हैबिटेट को। दूसरा है स्केलिंग अप ऑफशोर विंड प्रोडक्शन, उसके साथ भाई यहाँ पे ऑफशोर विंड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और तीसरा है कि डीकार्बनाइजिंग द इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर, जो इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज करना। और चौथा जो है वो इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी सोर्स ओशन बेस्ड प्रोटीन्स। तो इस बेसिस पे फोकस करके इसने पूरा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाला है। अब देखो, सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स से क्या होगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा एटलीस्ट 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इसकी कॉस्ट से। मतलब ऐसे समझो कि 100 रुपये कॉस्ट लगेगी तो फ़ायदा हमें 500 रुपये का होगा। इससे हमें यहाँ पे 3 डायमेंशन मिलेंगे, जैसे प्रोटेक्ट,
प्रोटेक्ट में क्या है, ग्रीन हाउस गैस कम करो, उसके एमिशंस कम करो, वाइल बायोडाइवर्सिटी भी सेफ गार्ड हो रही है। दूसरा है प्रोड्यूस, मतलब सस्टेनेबल पावरिंग और फीडिंग अ प्लानिट ऑफ 9.7 बिलियन पीपल इन 2050। इसके बाद है प्रॉस्पर, मतलब यहाँ बेटर जॉब्स आएंगी, सपोर्ट आएगा, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हाउस होल्ड इनकम और वेल बींग सब बहुत अच्छा होगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो सब कुछ हमने एनालाइज करके पता लगाया कि इन्वायरमेंट में पैसा लगाना कभी गलत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। सो if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires. And if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership, just press the join button, enjoy the various perks. And also you can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires and watch these videos there. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.